कृषक मित्रों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में हम कृषि बागवानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों के लिए, बागवानों के लिए। आज हम जिस विषय पर चिंतन कर रहे हैं वो है कृषि वानिकी की हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाएं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कृषि वानिकी क्या है, इसकी ज़रूरत हमारे किसानों को, बागवानों को क्यों है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है UHF नौनी से सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रशांत शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। धन्यवाद। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि कृषि वानिकी है क्या और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि कृषि वानिकी, कृषि और जो वानिकी है उसको हमने साथ में लाना है। जो हमारी कृषि की फसलें हैं और जो वृक्ष हैं, वृक्ष चाहे वो फलदार वृक्ष हैं, चाहे वो मूल्यवान जो इमारती लकड़ी है हमारी उसके वृक्ष हैं, जो हमें चारा देते हैं वृक्ष, वो वृक्षों को हमने साथ में लाना है और पशुपालन करना है उसके साथ। इस सब के समग्र को कृषि वानिकी बोलते हैं। जब हम इसके महत्व की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि कृषि में हम पहले ही फसलों की पैदावार को बढ़ा चुके हैं। जितना भी हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उससे हमने सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंचा दिया है पहले ही फसलों के उत्पादन को। तो उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें उसमें कृषि वृक्षों को हमें उसमें लगाना पड़ेगा ताकि फसलों की पैदावार को उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो उसके साथ जब हम वृक्ष लगाएंगे तो जो हमारा जो एक सिस्टम बनेगा उसकी जो पैदावार, जो ओवरऑल पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए कृषि वानिकी एक महत्वपूर्ण है ताकि हम पूरा जो हमारा सिस्टम है, जो एक भूमि से हम जितनी पैदावार ले रहे हैं उससे बढ़ा सकें। भूमि से जो हम पैदावार ले रहे हैं उस पैदावार को हम कैसे दोगुना करें, कैसे बढ़ाएं, ये तात्पर्य है कृषि वानिकी का। यदि किसान साथी जानना चाहें कि कृषि वानिकी को अपनाकर वो किस तरह से लाभ में रहेंगे, अर्थात इसका लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ तो कृषि वानिकी का यही है कि आपको इससे बहुत सारे जो उत्पाद मिलेंगे। सबसे पहले जैसे आप वृक्ष लगाएंगे, जैसे आपने इमारती लकड़ी का वृक्ष भी लगा दिया साथ में, तो आपको इमारती लकड़ी मिल रही है उसके। ये सब आपको कृषि जो फसलें मिल रही हैं उसके अलावा मिल रहा है, आपको इमारती लकड़ी मिल रही है। उसके अलावा अगर आपने साथ में चारे वाले वृक्ष लगाए हैं तो आपको उसके साथ आपको चारा मिल रहा है ताकि आपके पशुओं का जिसके लिए आपको पशुओं का चारा मिल रहा है। उसके अलावा अगर आपने फल के पौधे भी लगाए हैं तो आपको फल भी मिलता रहेगा। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जैसे कि हम शहतूत की बात करते हैं तो उससे आपको चारा भी मिल रहा है, फल भी मिल रहे हैं और आप उसकी जो लकड़ी है उसकी इमारती मतलब लकड़ी का फर्नीचर के लिए उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ये है कि जो भूमि की गुणवत्ता भी बढ़ती है। जो भी उस जो वृक्ष लगाएंगे उनके पौधों से पत्ते गिरेंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे और जब वो डिकम्पोज होंगे तो जो भी उसके जो तत्व होंगे, जो जरूरी तत्व हैं, जो हमारे फसलों के लिए जरूरी तत्व चाहिए होंगे, वो उससे प्राप्त हो जाएंगे और उससे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ेगी। बागवान ये भी जानना चाहते हैं कि कृषि वानिकी की आज के संदर्भ में ज़रूरत क्यों है, क्यों कृषि वानिकी को अपनाएं। क्योंकि आजकल आप सभी को पता होगा, किसान भाइयों को पता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लगातार हो रहा है। और जैसे कि सूखा और कहीं पे बाढ़ आना एक नॉर्मल सी बात हो गई है कहीं किसी भी जगह पे आना। तो इसलिए जब हम कृषि फसलें लगाते हैं, निरंतर हम कृषि फसलों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी किसी जगह पे, भगवान न करे, अगर कहीं पे सूखा आ गया, जब बाढ़ आ गई, तो उस संदर्भ में जो हमारे वृक्ष होते हैं, क्योंकि वो पेरिनियल होते हैं, वो बहुमासी होते हैं, तो क्या करते हैं वो कि वो उस समय भी वो आपको कुछ ना कुछ उत्पाद देंगे। अगर बाढ़ भी आ गई तो इमारती लकड़ी का पेड़ है वो तो लगा रहेगा, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं फलदार पौधे हैं तो उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु वही हम जब कृषि फसलों की बात करते हैं तो कहीं पे बाढ़ या सूखा आ गया तो वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और किसान को बहुत ही हानि पहुंचती है इससे। पर जब हम पेड़ लगाए होंगे तो वहाँ पे उसको हानि कम होगी, कम से कम हानि होगी। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बातचीत करें तो हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग रहता है। कहीं बहुत ऊंचे पहाड़ है, कहीं मध्यवर्ती पहाड़ियां हैं, कहीं मैदानी स्थान है। तो यदि कृषि वानिकी की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं कृषि वानिकी?
इस भौगोलिक दृष्टि से तो बात करूं मैं तो हिमाचल बहुत ही एक, मैं बोलूं किस्मत है कि ऐसी ही जगह है कि वहाँ पे आपको सभी जो भौगोलिक मिलते हैं, मतलब आपको प्लेन्स भी मिल जाएंगे, इसमें आपको ऊंचे पहाड़ भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। तो उसमें जैसे आप निचले इलाकों में इमारत लकड़ी वाले जो भी पौधे हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे तुनी होता है, शहतूत होता है, और इसके अलावा पॉपुलर का भी बहुत है, सफ़ेदा है। उसके अलावा एक नया पौधा मिलिया दुबिया जो मालाबार नीम कहते हैं उसको, उसका भी बहुत उपयोग हो रहा है, क्योंकि इन सब पौधों का उपयोग या तो फर्नीचर वगैरह में जो किसानों के आप घर के आसपास जो भी पौधे हैं और उनका उपयोग फर्नीचर में होता है, या तो इंडस्ट्रीज़ में होता है काफ़ी। तो इस तरह से इन पौधों को यूज़ कर सकते हैं निचले क्षेत्रों में। जब आप उपले क्षेत्रों में बात करें तो उसके लिए आप फलदार पौधों जैसे कि सेबों का उपयोग पहले ही हमारे किसान भाई पहले से ही इसका काफ़ी यूज़ कर रहे हैं कि सेबों का पलम हो गया, पीच हो गया, एप्रीकोट हो गया, इन सभी का उपली के क्षेत्रों में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपरी के क्षेत्रों में जहाँ पे हमारी घासनियाँ हैं उसमें हम घास के अलावा साथ साथ में पेड़ लगाएं। जैसे हमारा जो ग्रेविया ऑप्टिवा होता है, जो ग्रेविया ऑप्टिवा हो गया, उसके अलावा कचनार हो गया, ये वाले पौधे जो हमें उसके अलावा घास देते हैं वो लगा सकते हैं। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हम बातचीत कर रहे हैं कृषि वानिकी की हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या संभावनाएं हैं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत शर्मा। प्रशांत शर्मा से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कृषि वानिकी कैसे हमारे बागवानों के लिए, हमारे किसानों के लिए लाभप्रद हो सकती है। यही चर्चा हम कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहें। डॉक्टर प्रशांत, अब हम जानना चाहते हैं कि आज हमने बहुत तरक्की कर ली है, तकनीक बहुत विकसित हो चुकी है, और आज किसान का उद्देश्य है कि उसकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो जाए। यदि आज के संदर्भ में हम बात करें, तकनीकी के इस युग की हम बात करें, तो आज क्या आवश्यकता है और आज के संदर्भ में कृषि वानिकी क्यों जरूरी है हमारे किसान बागवानों के लिए? क्योंकि जैसे आप मतलब सिंपली अगर आप कृषि फसलों की तरफ जाएं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलती है उसमें। तो अगर आप कृषि वानिकी की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो आपको बहुत सारे उत्पाद मिलेंगे, जिससे कि किसान को अपने खेत से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, उसको इसके साथ साथ उसके जो इनकम बढ़ती है। जैसे आप फसलें लगाएं, ज़्यादातर फसलें कृषि फसलें लगाएं तो आपको 1 रुपया लगाने पे 1 रुपया 1.5 रुपया मिल जाता है, 2 रुपये मिल जाते हैं। पर वहीं आप कृषि वानिकी लगाएंगे तो आपको 4 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये लगाने पे 4-5 रुपये तक पहुंच सकते हैं आप आसानी से। और वहीं अगर आप जैसे हमारी फसलें हैं, जैसे फ्रूट क्रॉप्स हैं जैसे सेब वगैरह, इसमें लगाएंगे तो आपकी तो उससे भी ज़्यादा जो फ़ायदा है दुगने से तिगुना चौगुना भी हो सकता है। तो पर इसके लिए जो किसान हैं उनको थोड़ा जो नए हमारे जो एडवांस्ड जो कृषि वानिकी सिस्टम्स हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है, परिशोध किया है, उन बातों को जानना हमारे किसान बागवानों के लिए अत्यधिक आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय क्या कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए और कृषि वानिकी हर किसान तक, हर बागवान तक पहुँचे, इसके लिए कुछ प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन करती है? बिल्कुल, विश्वविद्यालय की तरफ से समय समय पे विस्तार शिक्षा निदेशालय की तरफ से समय समय पे प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हमने अपने जो विश्वविद्यालय में बहुत सारे कृषि वानिकी के मॉडल्स तैयार किए हुए हैं, जिससे किसानों को हम दिखा सकें कि किस तरह से आप इन जो हमारे जो कृषि वानिकी के मॉडल्स हैं उनको अडॉप्ट करें और उसके बाद आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी। और उसके अलावा जैसे हमने जो हमारा फल वाला कृषि वानिकी का जो मॉडल है उसको अलग से तैयार करके रखा है। उसकी हम हमेशा समय समय पे हम उसकी जो लाभार्थ है, कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है और कितना वो इनकम जो जनरेट कर रहा है, वो सब हमने रखा हुआ है। इसी तरह से हमने ब्यूल जो हमारा लोकल ट्री है उसका एक सिस्टम तैयार किया है। उसके अलावा जो शहतूत का है, इमारती लकड़ी के लिए हमने जो दरेक होता है उसका सिस्टम तैयार किया है, और पॉपुलर का जो एक सिस्टम अलग से तैयार किया हुआ है। और प्रशिक्षण के लिए काफ़ी किसान आते हैं और
समय समय पे उनका प्रशिक्षण शिविर द्वारा कराया जाता है। शिविर बहुत से किसान प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय में आते हैं, आप भी उन किसानों से बातचीत करते हैं। आपका क्या मानना है कि कृषि वानिकी को हिमाचल प्रदेश का किसान कितना अपना रहा है, और क्या ऐसे किसान है प्रदेश में जो कृषि वानिकी को अपना रहे हैं? देखिए, हिमाचल की बात करें तो ये परंपरागत है। हिमाचल में तो पहले से ही मेड़ों पे काफ़ी पेड़ उगाए जाते हैं, और कृषि वैसे ही हिमाचल में पेड़ मतलब जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत ज़्यादा है। और किसानों की एक धारणा होती है कि पेड़ पे अगर जैसे मेड़ पे अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो वो उसको वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो उसको जो हमारी फसलें हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये परंपरागत तरीके से तो किसान इसको उगा रहा है, पर किसानों को अभी ज़रूरत है कि वो थोड़ा जो डेवलप्ड हमारे जो एडवांस्ड कृषि वानिकी के मॉडल्स हैं उनको अडॉप्ट करें, ताकि जो उनकी इनकम है, क्योंकि जो मेड़ों पे पेड़ हैं वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं उनकी इनकम में। पर जब हम डेवलप जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको अडॉप्ट करेंगे तो उनकी आय में भी वृद्धि होगी, और उनको जो उनसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। प्राचीन काल से हम जब अपने किसानों को, अपने बागवानों को देखते हैं, तो डॉक्टर प्रशांत, जब हमारे किसान अपने गांव में धान प्रत्यारोपित करते हैं तो धान के खेतों की जो बाहरी पोर्शन रहता है उसमें वो दाल को भी उगाते हैं। ऐसा ही सब्जियों के बीच कभी कभी फलदार पौधे भी हमारे बागवानों के द्वारा, किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं। तो क्या ये सभी कृषि वानिकी का ही अंग है जिसको प्राचीन काल से हमारे किसान कुछ कुछ तो अपना भी रहे हैं? क्या ये सब कृषि वानिकी है? कृषि वानिकी ही है। जब हम दो चीज़ें, जब वृक्ष और फसलें इकट्ठे और पशुपालन को इकट्ठा कर रहे हैं, वो कृषि वानिकी ही है। परंतु जब आपने बात की कि धान में दाल उगाते हैं, वो थोड़ा सा अलग है। वो जिसको इंटरक्रॉपिंग, हमारी भाषा में इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, वो इंटरक्रॉपिंग है 2 क्रॉप्स की। इसके अलावा मैं तो ये मानता हूँ कि फार्मर से, जो किसान भाई से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। जो वो तकनीक वर्षों से लेके आ रहे हैं अपने पूर्वजों से, उसके अलावा उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके गए हैं। बस थोड़ा सा उनको 2 बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला तो जब आप कृषि वानिकी करते हैं तो जो आप वृक्ष लगा रहे हैं और जो आप कृषि फसल लगा रहे हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन, उनका जो एक चुनाव है वो बहुत ही सही तरीके से करें। क्योंकि कुछ वृक्ष होते हैं उनके वो पूरा साल उनमें पत्ते रहते ही रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो साथ में क्रॉप लगती, मुझे जो हमारी फसल लगेगी उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। वही दूसरी तरफ कुछ जो पौधे होते हैं, जैसे पॉपुलर हो गया, वो क्या होता है कि उनके पत्ते तो गिर जाते हैं पर उनको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगह पे लगा देंगे जहाँ पे थोड़ा पानी की कमी है, तो उससे भी जो हमारी साथ वाली क्रॉप लगी होगी, जो हमारी फसल लगी होगी, उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा जो इसके अलावा दूसरा, एक तो उनको थोड़ा जो स्पेसिंग कि कितनी दूरी पे वृक्ष लगाने हैं उसका सही चुनाव करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है कि किसान बहुत ही समीप वृक्ष लगा देते हैं, तो 1-2 साल तो अच्छा रहता है, पर जब आप 4-5वें साल पे जाते हैं तो वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है, और उनका जो छाया होती है, जो कैनोपी होती है, वो एक दूसरे से मिलके नीचे बिल्कुल छाया हो जाती है, तो इसमें क्रॉप लगाना मुश्किल हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4x4 की या 6x6 की स्पेसिंग रखें इमारती लकड़ी के। तो इससे क्या होगा कि फसलों पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वृक्ष पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और समय समय पे उसके जो लकड़ियाँ काटते हैं वो काटते रहें, ताकि वो उसमें जो छाया ना कर पाए ज़्यादा। दर्शकों, डॉक्टर प्रशांत के कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो किसान है, बागवान है, वो अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक है और वो वर्षों से उस पद्धति को अपना रहे हैं। लेकिन तकनीक को समझना, नई जो विकासशील जो भी अनुसंधान किए गए हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं जिन पेड़ों को आप अपने खेत में लगा रहे हैं उससे आपकी फसल के ऊपर कहीं दुष्प्रभाव पड़ जाए? ये सारी जानकारी आपको वैज्ञानिकों के साथ सलाह करके ही उपलब्ध हो सकती है। आज इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर प्रशांत शर्मा से यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कृषि वानिकी कैसे आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। डॉक्टर प्रशांत, आप जानते हैं अधिक
अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बागवान रहते हैं वो पशुपालन भी कर रहे हैं। क्या कुछ घास की भी ऐसी फसलें हैं जो सब्जी के साथ साथ या फसलों के साथ साथ क्या कुछ घास भी ऐसे उगाए जा सकते हैं जो पशुओं के लिए चारे का काम कर सकें? बिल्कुल। उनकी प्रजाति क्या क्या रहेगी, कौन कौन से ऐसे घास है? वैसे काफ़ी घास हैं जो हम लगा सकते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे पेनिकम है और स्टीरिया ग्रास है, इन जैसी ग्रासेस को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा वृक्षों से भी आप घास ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप शहतूत लगाएंगे, एक लसूनी होता है हमारी लोकल लैंग्वेज में, उसको लगा सकते हैं। एक ब्यूल है। ब्यूल तो एक अच्छा, मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा वरदान है किसानों के लिए, पशुओं के लिए, क्योंकि ये उस टाइम पे आपको घास देगा जब सर्दियों के टाइम पे, जब कोई और घास उपलब्ध नहीं होगा। और इसकी जो आप न्यूट्रिशन देखेंगे बहुत अच्छी है इसकी। तो इस तरह से किसान कुछ अगर खेत के बीच में नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम मेड़ों पे तो ऐसे वृक्ष लगाएं, क्योंकि ये एक तरह से आवारा पशुओं को भी आपके खेत में आने से रोकेंगे। और इसके अलावा आपको बेनिफिट तो, लाभ तो दे ही रहे हैं ये वृक्ष। और घास जैसे मेड़ पे खेतों की आपकी जो आपकी मेड़ है उस पर आप घास लगा सकते हैं, सीजनली घास जो स्टीरिया हो गया, पेनिकुलेटम हो गया, और 2-3 स्पीशीज़ और हैं इसकी, वो लगा के आप इसकी प्रोडक्टिविटी आपकी आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो आपका लाभ होगा वो बढ़ेगा इससे। आपने जिक्र किया कि ब्यूल एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पौधा है जो जब दुनिया में कहीं हरा घास हमारे पशुओं को नहीं मिलता उस समय इसकी उपलब्धता रहती है, और ये हमारे पशुओं के लिए, दूधारू पशुओं के लिए बहुत अधिक उत्तम भी पाया गया है। क्या कुछ और भी ऐसे घास हैं जिनको सब्जियों के खेत में हम उगा सकें? और आपने एक और जिक्र किया कि यदि मान लो सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, फसल तबाह हो जाती है, ऐसे में जो इमारती लकड़ी लगाई गई थी, इमारती पौधे लगाए गए थे, यदि फसल तबाह भी हो जाती है फिर भी वो इमारती लकड़ी हमारे किसानों को बेनिफिट देती है, उनको लाभ देती है। इस सामंजस्य को कैसे हमारे बागवानों को समझना चाहिए, किसानों को समझना चाहिए? और इमारती लकड़ी जो है क्या पूरे प्रदेश में एक ही किस्म की उगानी चाहिए या पहाड़ी क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र के लिए कोई और इमारती लकड़ी है, मध्य के लिए कोई और है, और मैदानी क्षेत्रों के लिए कोई और इमारती लकड़ियां है जिनको वो उगा सकते हैं? जी, तो सबसे पहले मैं जो वृक्षों की बात की आपने, चारा देने वाले वृक्षों की, तो ब्यूल के अलावा आप खीड़क होता है, खीड़क का भी यूज़ कर सकते हैं चारे के लिए। शहतूत तो मैंने आपको पहले बताया, और उसके अलावा कचनार का भी यूज़ होता है। कचनार में भी आप उसके फूलों का काफ़ी सेवन करते हैं, हम मतलब मानव जाति भी इसका यूज़ करती है। और उसके अलावा ये सब हो गया, लुसीनी होगी, उसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा पशुओं में थोड़ी बीमारी आ जाती है, पर अधिक मात्रा में नहीं यूज़ करते हैं, पर कम मात्रा में तो करते ही हैं। इसके अलावा सिरस होता है, उसका भी यूज़ करते हैं। और वहीं दूसरे क्वेश्चन में बोला आपने कि इमारती लकड़ी पे प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए क्या होता है कि जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं, सॉइल के जो मिट्टी के बहुत अंदर तक जाती है, उसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, वो बहुत अंदर तक जाती है। अगर ऊपर सूखा भी पड़ जाता है ज़मीन पे, सूखा जब बाढ़ भी आ गई तो उससे क्या होता है, वो अपना जो भी उसको पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जहाँ पानी की ज़रूरत होती है, वो निचले स्तर, भूमि के निचले स्तर से पूरी कर लेता है। वहीं अगर आप कृषि फसलों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेंटीमीटर तक जाती है उनकी जड़ें, तो उसका बहुत जल्दी अगर कहीं पे सूखा पड़ गया है तो कृषि फसलों पे बहुत जल्दी उसका बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। वहीं जो वृक्ष है हमारे, वो उनकी जड़ें बहुत ही लंबी हैं, तो उनका कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जब तक कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि पूरा साल भर ही वहाँ पे सूखा पड़ा रहे, या फिर उस स्थिति में भी क्या होता है कि वृक्ष को थोड़ा ही प्रभाव पड़ता है, फिर भी वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन और पूछा कि कौन कौन सी इमारती लकड़ी के वृक्ष लगा सकते हैं, कि सिमिलर मतलब सेम ही होंगे कि अलग अलग होंगे। तो जो निचले स्तरों पे हैं वहाँ पे तो तुनी काफ़ी, निचले और मध्यम स्तर में तुनी का काफ़ी लोग उगाते हैं। निचले स्तरों में आजकल लोग सागवान की तरफ भी जा रहे हैं, परंतु उसका अभी 60-70 साल लग जाते हैं उसको होने में, परंतु उसका एक मतलब है वहाँ पे लग सकता है, सागवान भी एक इमारती लकड़ी की तरह यूज़ हो सकता है। और उसके अलावा
जो अपना ऊपर वाले क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र है, वहाँ पे देवदार तो है ही, काफ़ी आप अपने फार्म्स पे लगा सकते हैं, परंतु वही है कि उसकी काटने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है। इमारती लकड़ी के लिए आपको वेट ही करना, मतलब इंतज़ार ही करना पड़ता है इतना। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं कृषि वानिकी की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, और इस विषय पर बातचीत हमारे साथ कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत शर्मा। डॉक्टर प्रशांत, हमारे बागवान, हमारे किसान आपसे पूछना चाहते हैं कि आज एक कॉन्सेप्ट चला है कि किसानों की आय को हमने दोगुना करना है, किसानों की जो आय है वो बढ़नी चाहिए, जितना आज किसान कमा रहा था उस कमाई में फर्क होना चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। तो यदि कृषि वानिकी को किसान बागवान अपनाते हैं तो उनकी आमदनी दोगुनी हो सकती है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मैं तो ये मानता ही हूँ कि कृषि वानिकी ही एकमात्र साधन है कि अगर आपको किसानों की आय को बढ़ाना है, डबल क्या उससे और अधिक ट्रिपल करना है, तो आपको कृषि वानिकी की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग है। निरंतर लगातार आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा, आज से 20, 25, 30 साल के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा इसी जलवायु में अपनी क्रॉप, जो अपनी कृषि फसलें हैं, उनसे उतनी पैदावार लेना जितना अभी हम ले रहे हैं। ऊपर से हम जो भी हमारी फसलें हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव अभी नहीं दिख रहा है हमें, उसका दुष्प्रभाव हमें कुछ आने वाले सालों में दिखेगा। तभी आजकल प्राकृतिक खेती की तरफ भी लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे शिमला सोलन से प्राकृतिक खेती की तरफ भी जा रहे हैं। तो आय को बढ़ाना है तो आपको कृषि वानिकी की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी लागत भी कम है और आपको जो भी उर्वरक डालने हैं, फर्टिलाइज़र्स डालने हैं, पेस्टिसाइड्स भी कम डालने पड़ते हैं, उर्वरक भी कम डालने पड़ते हैं, तो उससे आपकी लागत कम, जब आपकी लागत कम हो जाएगी तो आपको जो उसका लाभ है, जो उस सिस्टम से लाभ है, वो बढ़ता जाएगा। प्रदेश के किसान और बागवानों को आपका क्या संदेश है कि वो कृषि वानिकी को क्यों अपनाएं, जल्दी अपनाएं और किस स्तर पर अपनाएं और वैज्ञानिकों से सलाह लेकर अपनाएं? क्या संदेश है आपका बागवानों के लिए? मैं बागवान भाइयों के लिए, जो हमारे राज्य के किसान हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कृषि वानिकी को आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपनाएं, परंतु उसमें एक ये है कि आप किसी न किसी वैज्ञानिक से सलाह लें, क्योंकि अगर आप गलत मिश्रण कर दें, कृषि फसल का मिश्रण कर दें और गलत वृक्ष लगा दें, तो उससे आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। आपका कोई ऐसा दूरभाष नंबर हो जिसके ऊपर हमारे किसान बागवान आपसे बातचीत कर सकें? हाँ जी, ये नंबर है मेरा, दूरभाष नंबर है मेरा 9418995874। डॉक्टर प्रशांत, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने की और आज का जो विषय था वो भविष्य के लिए हमारे किसान एवं बागवानों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आपका इस विषय पर बातचीत करने के लिए आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर प्रशांत से यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि कृषि वानिकी की ज़रूरत आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों है। आपने इस विषय को जाना, समझा और आप तो अपने आप में सबसे बड़े वैज्ञानिक है, आपको सारी व्यवस्था का पता है, लेकिन तकनीकी और वैज्ञानिकों की सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ें, ऐसी हमारी आपसे आह्वान है। आज्ञा दें, नमस्कार।